नमस्ते। आज मेरे साथ डॉक्टर जगदीश छोकर, आप एडीआर के हैं और मुझे इनका परिचय कोई कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात आएगी, जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात आएगी और इलेक्शन, तो आप जो देश के एक दो तीन लोग जो इसमें पूरी शिद्दत से लगे हैं, पूरे कमिटमेंट के साथ लगे हैं, उसमें डॉक्टर जगदीश छोकर का नाम आता है। डॉक्टर साहब स्वागत है। डॉक्टर साहब, आज हम लोग थोड़ा अपनी बात को केवल रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड में, क्योंकि ये मैं मानता हूं कि पूरे कुएं में भांग है, तो कितना कहां कहां क्या क्या साफ किया जाएगा, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड उसका एक इंपॉर्टेंट जो भी आपकी नजर से कई बार हम लोगों ने सुना है, समझा है कि वो एक मुख्य स्रोत है जहां से उसको भ्रष्टाचार कह लीजिए, उसको पैसे का पॉलिटिक्स में आना जाना कह लीजिए, और उसको वैध बनाना, उस अवैध चीज को वैध करना कह लीजिए, वो सारा कुछ इलेक्टोरल बॉन्ड्स में आता है। मैं एक बार फिर से आपसे समझने के लिए, आज की स्थिति में इलेक्टोरल बॉन्ड्स कहां खड़ा है, क्योंकि जब शुरू हुआ था तब था कि ये तो बड़ा राक्षस बनने जा रहा है, लेकिन क्या वो उतना ही विकराल रूप हो गया जैसा आपने सोचा था, आप लोगों को लग रहा था कि हो जाएगा ऐसा? देखिए, अभी तो लग रहा है कि रूप जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा विकराल हो गया है, क्योंकि पहले जो स्कीम अनाउंस की गई थी उसमें ये था कि ये सिर्फ लोकसभा इलेक्शन के लिए है और साल में 4 दफा 10-10 दिन के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इलेक्टोरल बॉन्ड बेच सकेगा, और जिस साल लोकसभा का इलेक्शन होगा उस साल अगर सरकार चाहेगी तो 1 महीना एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा। तो खैर 2019 का चुनाव हुआ, उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड का इस्तेमाल हुआ। वो लोकसभा चुनाव के बाद 2019 में कर्नाटका का चुनाव आया, तो उसमें वित्त मंत्रालय को आदेश हुआ कि आप फिर से इसके बारे में 10-15 दिन के लिए खोल दीजिए। वित्त मंत्रालय ने लिख के कहा कि ये सिर्फ लोकसभा के लिए है, इसका स्टेट असेंबली के इलेक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। जैसी स्कीम सरकार की अपनी बनाई हुई है, तो उनको फिर आदेश मिला कि ये इस दफा कर्नाटका के लिए एज ए स्पेशल केस कर दीजिए, तो कोई बात नहीं, तो उन्होंने कर दिया। उसके बाद हर स्टेट असेंबली के चुनाव से पहले या उसके आसपास इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री होती है, लेकिन अब 7-8 नवंबर को पिछले महीने में एक संशोधन किया गया इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में कि जिस साल में किसी भी एक विधानसभा का चुनाव भी होगा उस साल में एक 15 दिन की एक्स्ट्रा विंडो दी जाएगी इलेक्टोरल बॉन्ड बेचने के लिए। अब हर साल में विधानसभा का चुनाव एक का क्या 2-3 का होता है, तो इसका मतलब हुआ कि अब हर साल में 4 दफा तो वैसे ही था और एक दफा और मिलेगा 15 दिन के लिए। तो और लोकसभा का जब चुनाव होगा उसमें 1 महीना और मिलेगा। तो मेरा ये मुझे आशंका है कि ये एक कदम है उस तरफ जाने के लिए कि जहां जाके इलेक्टोरल बॉन्ड हर वक्त आपको खरीदना की परमिशन होगी। आप जब मर्जी स्टेट बैंक में जाइए, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदिए और जिस मर्जी पार्टी को दे दीजिए। तो धीरे धीरे जो आरबीआई ने और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन दोनों ने कहा था कि इससे एक तो दूसरे देशों से पैसा आना शुरू होने का खतरा है शेल कंपनियों के थ्रू, और आरबीआई ने ये कहा था कि करेंसी नोट या उस तरह के इंस्ट्रूमेंट इशू करने का अधिकार केवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है, वो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नहीं दे सकते। तो अब धीरे धीरे वहां बढ़ रहे हैं हम, और मुझे ये कोई अचंभा नहीं होगा कि कुछ 1-2 महीने, 2-3 महीने, 4-6 महीने, साल 2 साल के बाद ये इलेक्टोरल बॉन्ड बस खुदरा रूप में बिकेंगे। हालांकि इनको खरीदते तो वही लोग हैं जो 1 करोड़ से ज्यादा के खरीद सकते हैं, उससे कम तो कोई खरीदता ही नहीं है। तो ये खुल्लम खुल्ला इसका इस्तेमाल होगा, और ये अपने आप में काले धन को सफेद बनाने का एक कानूनी रास्ता बना दिया गया है। जी, जी। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं सबसे बड़ी, इससे जो भी सत्तारूढ़ दल है
आज की तारीख में केंद्र में एक पार्टी है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियां हैं। जो सत्तारूढ़ पार्टी होगी अधिकतर केंद्र में, उसको सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा और उसको ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ये शक्ति देती है कि वो दूसरी किसी राजनीतिक दल को पैसा देना बिल्कुल बंद करवा दे। तो धीरे धीरे जैसे ये हर रोजमर्रा मिलना शुरू हो जाएगा, ऐसे ये होगा कि सारा पैसा सत्तारूढ़ दल को जाएगा और जितनी विपक्षी पार्टियां हैं वो सब कंगाल हो जाएंगी। और क्योंकि इलेक्शन में पैसा चाहिए, हालांकि मैं मानता हूं इलेक्शन में पैसे की ज्यादा जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी तो है। तो अगर विपक्षी दलों के पास पैसा ही नहीं होगा तो उनका चुनाव जीतने का तो सवाल ही पैदा नहीं होगा। तो हम एक दलीय देश और सरकार की तरफ बढ़ रहे हैं। वो भी मेरे ख्याल में बड़े, एक लोकतंत्र के लिए तो ये तीनों ही बातें बहुत खतरनाक हैं। और इन सबको इकट्ठा करके कहें तो इलेक्टोरल बॉन्ड से लोकतंत्र को मेरे हिसाब से बहुत बड़ा खतरा है। जी जी, मैं एक चीज और डॉक्टर साहब समझना चाहूंगा। एज ऑन डेट जितना अभी तक जो रिटर्न फाइल हुए हैं उसके हिसाब से कितना भाजपा को, कितना कांग्रेस को, कितना और दलों को गया, ये कुछ है अपने पास आंकड़े? डेटा तो है लेकिन मुझे एकदम याद नहीं है। इतना याद है कि करीब 10,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को जा चुका है। 10,000 करोड़ से ज्यादा 2018 से लेके अब तक, आई सपोज 4 साल में। और उसमें से करीबन 60 या 70% पैसा बीजेपी को गया है और 30 और 35% के बराबर पैसा बाकी सब दलों में बटा है। कुछ दलों में ज्यादा, कुछ में कम। तो 60, 75, 75 इस रेंज में बीजेपी के पास गया है। लेकिन वो सारे दल वो हैं कि जिनकी कहीं ना कहीं सरकार है, क्योंकि जैसे जेडीयू बिहार में है, तृणमूल वहां पे है, वाईएस, ऐसा कोई दल जो मैंने देखा जितना सरसरी तौर पे, किसी ना किसी की सरकार है। काम अगर सरकार नहीं है तो पैसा नहीं मिलेगा। ये तो क्या कहे, ये तो खुल्लम खुल्ला है कि वो एक, ये बड़ी गैर जिम्मेदारी की बात है कि नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा, जी सही बात। जब पैसा मिलेगा तो बुलबुल नाचेगी। जब राजनीतिक दल को पैसा मिलेगा, जो दल सरकार में है, तभी पैसा देने वाले का काम होगा। जो पैसा नहीं देगा उसका काम नहीं होगा। तो देश में मैं तो समझता हूँ प्रजातंत्र या लोकतंत्र की बजाय अब धन तंत्र की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और धीरे धीरे वैसे भी आप देख रहे हैं कि जो धनाढ्य लोग हैं उनमें कितनी समृद्धि बढ़ रही है। अब दुनिया का सबसे अमीर दूसरा आदमी हमारे देश में है। कुछ लोग इसको बड़े गर्व की बात समझते हैं और आई सपोज एक हिसाब से है, लेकिन उससे जो जाहिर होता है कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, उसको कोई देख नहीं रहा है। 80 करोड़ लोगों को वो अनाज मिल रहा है मुफ्त, तो वो 80 करोड़ लोग गरीब हैं इसीलिए तो मिल रहा है। और कुछ लोग धन्ना सेठ बनते जा रहे हैं, और इतने के धन्ना सेठ तो क्या कहे, धन्ना से धन्ना से धन्ना से धन्ना सेठ। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड इस प्रोसेस को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। एक अभी रिसेंटली बात नई एक सज्जन ने बताई कि ये जो हर साल कंपनियों का ऋण माफ हो जाते हैं, उनके टैक्स माफ हो जाते हैं, करीब लाखों करोड़ों, यानी कि 10 लाख करोड़ माफ हो गया या 25 लाख करोड़ माफ हो गया, उसका 1% ये चुनावी बॉन्ड में खरीदा जाके राजनीतिक दलों को दिया जाता है। तो इसके तरह तरह के नए नए तरीके अब इजाद हो रहे हैं। और ये एक, क्या कहना चाहिए, जादू की छड़ी हो गई है कि अब कहना नहीं चाहिए। स्वर्गीय वित्त मंत्री जो थे जिन्होंने ये शुरू किया था, उन्होंने कहा था कि इससे तो बस सब चुनाव सुधार और राजनीतिक फंडिंग का ऐसा हो जाएगा कि कहीं है ही नहीं। वाकई में वैसा ही हो गया है, लेकिन हुआ है दूसरी तरफ। जिस तरफ उन्होंने कहा था उस तरफ नहीं हुआ।
जी। डॉक्टर साहब, मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन हैं और उन्होंने क्योंकि वो तो व्यंग करते हैं और उन्होंने सीरियस बात कही थी। उन्होंने कहा था कि आज की तारीख में हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ा हितैषी आम आदमी का वो पुलिस वाला है। और उन्होंने पूछा गया क्यों, तो उन्होंने कहा मैंने इसलिए, जी, उन्होंने कहा कि वो 10,000 का चालान होता है, वो 200 रुपए में छोड़ देता है। तो इससे बड़ा कोई कोई उसका सेवा भाव, इससे ज्यादा कोई है कि एक व्यक्ति जो बेचारा 100 रुपया ना कमा पाता हो, 10,000 का चालान 200 में, वो तो बहुत सेवा भाव से कर रहा है। उसी तरह से जो बात आपने कही, ये कई लोगों का कहना है कि 10 लाख में 1%, 10,000 करोड़ आया। ये भी उसमें आपको ये नहीं है कि लॉस मेकिंग कंपनी नहीं दे सकती। पहले तो उसमें था कि केवल प्रॉफिट मेकिंग देंगी जो भी, अब लॉस मेकिंग भी। तो ये उसी तरह का है, सेवा भाव से है कि शायद उस तरह के नहीं, तरफ वो का जो कोई मामला। स्टैंड अप कॉमिक ने कहा था, आपने पूरा नहीं बताया। जी। उसने कहा था कि देश में सबसे ज्यादा तो आपकी फिक्र पुलिस वाले। रक्षा सेना करती है, आर्मी करती है। हाँ हाँ। दूसरी आपकी रक्षा पुलिस करती है। सरकार आपकी रक्षा नहीं करती, सरकार तो आपको तंग करने में लगी रहती है। वो जी सरकार ने कानून बना दिया कि आप रेड लाइट से निकल गए तो आपको 10,000 रुपए जुर्माना, और आप जी निकल गए और पकड़े गए तो आप तो डरे हुए हैं कि 10,000 कहाँ से लाऊंगा। तो पुलिस जी। वाला कहता नहीं नहीं, मैं आपका ख्याल रखूंगा, आप 200 रुपए दे दीजिए और हो गया काम। हाँ तो वही है कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, और जितनी सेवा करोगे उतना मेवा मिलेगा। जी तो जितने आप इलेक्टोरल बॉन्ड देंगे उतना ही आपके ऊपर कृपा होगी। जी तो वही देश जी में धन तंत्र अब होने जा रहा है। तो जो लोग धन तंत्र को इस्तेमाल करने में माहिर हैं, उनकी तो बिल्कुल ऐश हो जाएगी, बाकी लोग भुगतेंगे। जी। क्योंकि जब आप कहते हैं ना, मैं भी बहुत खुश होता हूं कि मेरे देश का आदमी दुनिया के 1-2 नंबर का अमीर आदमी बन गया, लेकिन उससे 80 करोड़ गुना ज्यादा वो हो जाता हूं जब पता लगता है कि दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब और वो लोग हमारे देश में रहते हैं। मैं एक दूसरी बात पे आ रहा था डॉक्टर साहब, ये जरा, ये सुप्रीम कोर्ट एकदम से थोड़ी आशा लोगों को, हालांकि कई लोगों का कहना वो आशा ऐसी ही है, लेकिन फिर भी कुछ तो बोल रहा है, कुछ तो कह रहा है। रिजिजू साहब, उनको अब खुलेआम लड़ाई शुरू हो गई है, वो मालूम नहीं क्या क्या कह रहे हैं। आप लोगों का तो मामला बहुत दिनों से लटका हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, वो तो कुछ हो ही नहीं रहा। उसमें कुछ उम्मीद है कि वो कुछ आगे पीछे होगा? देखिए, हमारे मामले की जो अभी तक तारीख लगी हुई है वो 6 दिसंबर है। आज से 5 दिन बाद ही है। अब देखते हैं 6 दिसंबर को क्या होता है। अब 6 दिसंबर इंपॉर्टेंट है। अगर बाबरी मस्जिद ढाई गई थी, तो अगर कल ही इलेक्ट्रल हाँ बॉन्ड हाँ ढहा हाँ दिया हाँ। गया तो उससे और कम नहीं होगा। और लोगों ने ये भी कहा है, मैंने नहीं कहा और मुझे ये सूझा भी नहीं था, कि 6 सितंबर एक प्रदेश में चुनाव होने के बाद के दिन है। तो हो सकता है उसका कोई, मैं नहीं जानता, लेकिन 6 दिसंबर हमारे तारीख में लगी हुई है, उससे देखेंगे क्या होता है। जी जी। मैं डॉक्टर साहब, एक चलते चलते इसलिए इस इलेक्टोरल बॉन्ड से अलग हटके और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की भी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो एक बिल्कुल अलग है। एक छोटा प्रश्न यह है कि जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स खोल दिया, इस पे कोई सीमा नहीं है, तो जो इंडिविजुअल पैसा खर्च करते हैं इलेक्शन में, उसकी एक सीमा है 70 लाख 80 लाख जो भी, तो इस पे भी सीमा हटा देनी चाहिए। जिसका जितना मना है खर्च करो, क्यों ये सब, ये मतलब? तो ये तो कल शाम ही मैं किसी और टेलीविजन चैनल पे बोल रहा था, यूट्यूब नहीं तो वैसे टीवी चैनल जो खबरों वाले हैं, तो मैंने यही कहा था कि चुनाव के खर्चे की जो ये कहा जा रहा था कि इंडिविजुअल उम्मीदवार के खर्चे के तो सीमा है, राजनीतिक दलों के खर्चे की कोई सीमा नहीं है, वो होनी चाहिए। तो जी मैंने यही कहा था कि इंडिविजुअल उम्मीदवार जो हैं वो अपने खर्चे का जो ब्यौरा शपथ पत्र में लिख के देते हैं, वो 99.99% में गलत होता है, और लोग मानते हैं कि गलत होता है। और स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक दफा ये कहा था कि एवरी पार्लियामेंटेरियन बिगिंस हिज पार्लियामेंट्री करियर विद अ लाई। और यस। वो झूठ जो बोलते हैं वो है इलेक्शन के खर्चे का, पैसे का हिसाब। तो वो लिमिट की कोई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लिमिट होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उस लिमिट को आप एनफोर्स नहीं कर सकते हैं।
बहुत से खर्चे होते हैं इलेक्शन में जिनका अगर वो कहने लगे कि ये खर्चे किए हैं तो उनका तो चुनाव रद्द हो जाएगा, क्योंकि वो खर्चे गैर कानूनी हैं। और वो खर्चे जो ज्यादा हैं वो तो पैसे से ही होते हैं, जी तो उनका तो खर्चे के हिसाब में सवाल ही नहीं है। जी जी। मैं एक और प्रश्न करके इसको समाप्त करूंगा, वो डायरेक्टली इलेक्टोरल रिफॉर्म्स या इनसे नहीं है मतलब, लेकिन मुझे उसमें एक खतरा नजर आ रहा है। सरकार की तरफ से एक लिखित आदेश आ गया है कि 1 जनवरी से सारे इलेक्ट्रॉनिक चैनल को 30 मिनट का, आधे घंटे का एक शो, हाँ मैंडेटरी है, रोज दिखाना है जो नेशनल इंटरेस्ट की बात हो। तो मैं जरा ये समझना चाह रहा हूं डॉक्टर साहब कि जैसे हमारे एक सूचना प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर साहब, वो एक उनका प्रसिद्ध नारा है कि देश के गद्दारों को, और फिर वो उधर से भीड़ से कुछ बुलवाते हैं, और वो एक बार नहीं कहते, वो ये कई बार बुलवाते हैं। तो ये तो नेशनल इंटरेस्ट में है शायद कि अगर देश के गद्दारों के साथ क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, अगर देश का मंत्री उसको बुलवा रहा है। ये नारा तो देश के इंटरेस्ट में बिल्कुल नहीं है, इसमें मुझे कोई शंका नहीं है ये कहने में। लेकिन जो ये आदेश आया है उसके साथ ये भी आया है कि जो नेशनल इंटरेस्ट के मुद्दे हैं उनकी लिस्ट भी सरकार देगी कि इन मुद्दों पे आपको आधे घंटे का प्रोग्राम करना है। नहीं डॉक्टर साहब, मैं एक मिनट, आप मैं इसलिए कह रहा था कि ये उनके हिसाब से तो ये नेशनल इंटरेस्ट है ना, मेरे हिसाब से किसान आंदोलन जो कर रहा है वो नेशनल इंटरेस्ट है, जिसको वो कहते हैं कि नहीं ये तो आंदोलन जीवी हैं और इनको तो जेल में डाल। तो ये डिसाइड कौन करेगा कि नेशनल इंटरेस्ट क्या है? ये मैं इसीलिए कह रहा था कि ये भी आदेश आ चुका है कि डिसाइड सरकार करेगी कि ये 8-10 मुद्दे हैं, ये देश के हित में हैं। उनमें अब जो भी आप दिखाना चाहें दिखा सकते हैं, लेकिन मैं भी इसको थोड़ी सी दूरगामी नज़र से आप देखना चाहें तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, और अंदाज़ा गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, कि अभी तो आधे घंटे का है, फिर ये 45 मिनट का होगा, फिर ये 1 घंटे का होगा, और फिर धीरे धीरे सारे चैनल्स को यही कहा जाएगा कि जो जो मुद्दे सरकार ने अप्रूव किए हुए हैं उसके अलावा आप कुछ नहीं दिखाएंगे। तो ये तो सब क्या कहना चाहिए, दीज आर पोर्टेंड्स फॉर द फ्यूचर, भविष्य के ये आसार हैं। अब आगे क्या होता है और इन आसारों को जनता कैसे समझती है और जनता इन पे क्या करती है, उसी पे सब निर्भर करेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब बात करने के लिए, क्योंकि ये तो अंतहीन है, ये हरी कथा अनंता जैसे है। बिल्कुल बिल्कुल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।